तो साथियों, आज मैं आप लोगों से अपराध मुक्त भारत मिशन के वो 21 महालक्ष्य जो कि इस देश को बदलने वाले हैं, उसको मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। और सबसे पहले आपका ये भ्रम दूर करना चाहूंगा कि आपको आज़ादी नहीं मिली है, आपको फ्रीडम एज ए लीज एग्रीमेंट के तौर पर मिली है। और एक कानून जो भारत की भूमि पर पारित नहीं हुआ है, ब्रिटेन की भूमि पर पारित हुआ है, जो कि एक छलावा था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो 17 जुलाई को पास किया गया और 18 जुलाई को उसे क्राउन की स्वीकृति मिली। इसके तहत भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया गया, आज़ादी नहीं दी गई। आपके संविधान ने आपको एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। यू स्टिल से इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज ए नेशनल रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट नेशनल रिपब्लिक कंट्री, ये शब्द कहीं उपयोग में नहीं लाया गया। यह ट्रांसफर ऑफ पावर हमें बहुत समझौतों के तहत मिला है। इनमें से ढेर सारे समझौते हम और आपके संज्ञान में नहीं हैं, अभी भी नहीं है, हमारे संज्ञान में भी नहीं है। आई कैन नॉट से विथ फुल गारंटी कि जो कुछ मुझे मालूम है वो पूर्ण है, वो भी अपूर्ण है। और आप ये बताइए, जब भी कोई देश स्वतंत्र होता है तो अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोपता है क्या? तो ये बहुत निर्लज्जता का और दुष्टता का विषय नहीं है क्या कि हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम आज थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इस भावना से थोपे हुए थे कि वो हमें अपमानित कर सकें, उत्पीड़ित कर सकें, हमें हीन भावना पैदा कर सकें। ऐसी भावना से जो है नियम कानून बनाए थे और प्रक्रिया जानबूझ के लंबी खींची गई थी, जिससे प्रक्रिया में उलझ के हमारी जो है रीढ़ की हड्डी तक टूट जाए और भविष्य में हमारे अंदर हिम्मत ना हो कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हो सकें। वही सभी नियम कानून आज भी हमारे ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो मैंने पहले कहा था कि जब उन्होंने प्रण लिया था तो मुझे लगा था कि शायद अब ये नियम कानून बदल जाएंगे, लेकिन ये अत्यंत ही लज्जाजनक स्थिति है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में समेट लिया, जो हमारे गुलामी के असली प्रतीक हैं, नियम कानून, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था, उसको बदलने की सोच और हिम्मत हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिख रही है आपको? हाँ या नहीं? नहीं दिख रही है। आप ये बताइए, एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया गया है। भारत का संविधान ऐसा कोई कानून बनाने की इजाजत नहीं देता है जिसमें आपको रिकोर्स टू जस्टिस ना हो, मतलब आप जिसमें न्यायालय ना जा पाए, ऐसा कानून भारत के संविधान में बन नहीं सकता है। फिर वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 न्यायालयों पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है कि आप अर्जी लगाओगे वो उसका संज्ञान नहीं लेंगे। इसने एक घटिया सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसके तहत जितने भी किसी भी कोर्ट में चल रहे थे, इसमें एक सिद्धांत पारित किया गया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर शेष जितने भी प्रतिवाद, जितने भी जो है प्रकरण किसी भी न्यायालय में चल रहे हों, उसे इस सिद्धांत के तहत कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, उस स्थिति में जो है वर्शिप प्लेस का जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस सिद्धांत के तहत जो है प्रकरणों को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये दूध पीता बच्चा भी जानता है कि समय समय पे आतताई आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने
लूटपाट की, उन्होंने हत्याएं की, बलात्कार किया, हमारी महिलाओं को 2-2 मीनारों में बेचा और उसके स्तूप भी लगाए जो आज भी उपलब्ध हैं। ये सब काम 15 अगस्त 1947 के तो बहुत पहले हो चुका था, ब्रिटिश के भी पहले हो चुका था। तो ये 15 अगस्त 1947 एक घटिया डेट क्यों तय की गई? मैं मैथिली शरण गुप्त इस बात को फील करता हूं कि ये हमारे मुंह पे तमाचा है। ये हमको कह रहा है कि हे मैथिली शरण गुप्त और हे भारत के देशवासियों, तुम गुलाम हो, तुम्हारी भारत माता गुलामों की मां है। समय समय पर आतातारियों और आक्रमणकारियों ने जो आप पर घाव पहुंचाए हैं, जो भारत माता के वास्तुकला के उत्कृष्ट एग्जाम्पल हमारे जो मंदिर हुआ करते थे, उनको तोड़कर हमारे भारत माता के चेहरे पर जो जख्म दिए हैं, जो कुरूपता दी है, इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें एक संदेश दिया कि तुम्हारी भारत माता गुलामों की माता है। वो इसी क्रूरता के साथ जिए। क्राइम फ्री भारत मिशन घोषणा करता है कि भारत माता को पुनः श्रृंगारित किया जाएगा। जो जख्म दिए गए हैं, उन सभी जख्मों को न केवल उनमें मलहम लगाई जाएगी, बल्कि जिस ओरिजिनल स्वरूप में वो श्रृंगार था, उससे भी बेहतर श्रृंगार अब होगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को इस कार्यकाल के पहले समाप्त नहीं करते हैं, वैसे मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह असंवैधानिक एक्ट है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे समाप्त करें। यदि आप इसे समाप्त नहीं करेंगे तो 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन, वर्शिप प्लेसेस एक्ट सहित ढेर सारे ऐसे एक्ट जो कि संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए हैं, उन सभी को जो है रिपील कर देगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब भारत माता को पुनः श्रृंगारित किया जाएगा और भारत माता का श्रृंगार केवल मंदिर के रूप में नहीं होगा, हर शहर में श्रृंगारित किया जाएगा। भारत का हर शहर भारत का एक रिप्लिका होगा। तो भोपाल में भी केरला दिखाई देगा, भोपाल में भी आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, भोपाल में कर्नाटका भी दिखाई देगा, भोपाल में तमिलनाडु भी दिखाई देगा, भोपाल में जो है ना उड़ीसा भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट भी दिखाई देगा, पूरा देश दिखाई देगा। और उसके लिए हर एक छोटा छोटा एरिया इस काम के लिए डेवलप किया जाएगा। इससे रोजगार के बड़े जो है ना साधन जो है ना उपलब्ध होंगे, हर तरीके का रोजगार उसमें पैदा होगा। क्राइम फ्री भारत मिशन इस बात की घोषणा करता है कि भारत में एक भी हाथ ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार नहीं होगा। तो पहली बात है कि गुलामों के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। भारतवासियों के हित में जो कानून होंगे वो पैदा किए जाएंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह नियम कानून बनाने की जिम्मेवारी हमारे चंद्रगुप्तों की नहीं होगी। चंद्रगुप्त उसमें भागीदारी करेंगे, लेकिन मूल जिम्मेवारी चाणक्य की होगी, जो पहले डोमेन एक्सपर्ट्स के माध्यम से ड्राफ्ट लॉ जो ऑलरेडी कुछ कुछ बने हुए हैं उनको रिफाइन करके फिर पब्लिक में ले जाया जाएगा। अधिकांश शहरों में लाइव डिस्कोर्स होंगे और लाइव डिस्कोर्स में जो पॉइंट निकल के आएंगे उस पर चाणक्य फिर बैठेंगे और उनको जो है ना समाहित करेंगे, जन भावना को समाहित करेंगे। जनता से फीडबैक मिलने के बाद और एक्ट को परिष्कृत करने के बाद फिर जो है चंद्रगुप्तों से बैठक होगी, और वो भी विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर, और एक नहीं होंगी, 3-3, 4-4 बार होंगी। हर व्यक्ति को ऑन रिकॉर्ड अपनी बात कहना जरूरी होगा। यदि उसको उस विषय में कहने के लिए कुछ नहीं है, बाई चांस यदि कुछ नहीं है, तो उसे ये कहना पड़ेगा कि आई हैव नथिंग टू ऐड, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
ऐसे 3-4 बार डिस्कोर्स के बाद जो पॉइंट निकल के आएंगे उनको चाणक्य फिर से जो है कानून का में समाहित करने की कोशिश करेंगे और फिर फाइनल ड्राफ्ट जो है उस पर चर्चा होगी, वो भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर। अब तक हम अपने चंद्रगुप्तों से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें हर बिंदु जो है ना कंठस्थ हो चुका होगा। वो ये बहस करेंगे, ये फुल ड्रेस रिहर्सल मानी जाएगी। इसके बाद एक विधानसभा या पार्लियामेंट में जाएगा और वहां पर जो हमारे चंद्रगुप्त जो है भाषण देंगे वो विश्व के जो है ना सबसे बेहतरीन भाषणों में माने जाएंगे। क्यों? तब तक हमारा हर चंद्रगुप्त जो है उन बारीकियों को समझ सकेगा और उन बारीकियों का अध्ययन करके उन्हें बहुत स्पष्टता के साथ जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में चर्चा करेगा। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि साहब जब भी हमें कोई गैप समझ में आता है तो हम पार्लियामेंट्री बहस की तरफ देखते हैं, और मुझे बड़ा कष्ट होता है जब पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि पार्लियामेंट में जो कानून के निर्माता ये करते क्या है यदि कोई बहस नहीं करते हैं। फिर सवाल उठता है कि कानून के निर्माता कानून बना रहे हैं या और कोई बना रहा है। ब्यूरोक्रेसी से हम बात करते तो वो कहते हैं मैं तो नहीं बना रहा हूं। तो क्या कोई अन्य शक्ति कानून बना रही है जो हम पर थोपे जा रहे हैं? ये बात एक चिंतन का और सोच का विषय है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हकीकत समझ में आएगी। तो ये कानून जब जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में जो है जब डिस्कशन होगा उस समय तक हमारे चंद्रगुप्त जो है उस विषय के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। जो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, आई हैव नथिंग टू ऐड, वो लोग जो है इतने शानदार तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे क्योंकि तब तक वो उन कानूनों की बारीकियों को, उसके मकसद को और ज़मीन पे आने वाले परिवर्तन को वो महसूस कर चुके होंगे। तो वो उनका बहुत महत्वपूर्ण जो है वो होगा, ऐसा आमूलचूल परिवर्तन होगा और ऐसी प्रक्रिया के तहत होगा। चाणक्य भी अपनी बात आप पर नहीं थोपेंगे। बात समझ रहे हैं ना? आम जन और चंद्रगुप्त के पास भी पहले नहीं पहुंचेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है ये कहें कि मैं जनता की नर को समझता हूं। आप बिल्कुल नहीं समझते भाई। आपने 1000 लोगों को जोड़ा और हमने आपको 5 लाख से जिताया, तो आप जनता की नर्व को समझ रहे हैं या क्राइम फ्री भारत समझ रहा है? करेक्ट। तो चंद्रगुप्त उतने ही विवश होंगे जो मूल सम्राट चंद्रगुप्त विवश था। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की पे जो है सम्राट चंद्रगुप्त का दिल आ गया। उसने कहा कि मैं इसे विवाह करूंगा, इसे अपनी रानी बनाऊंगा। तो वो भ्रमण में थे और उस समय उन्होंने बड़े कहना चाहिए साहस बटोर करके चाणक्य से कहा कि मैं इस लड़की को प्रेम करता हूं, मैं इसको अपनी रानी बनाऊंगा, इससे शादी करना चाहता हूं। तो चाणक्य को एकदम बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका और उसने कहा बिल्कुल नहीं, तुम इस लड़की को तो छोड़ो, तुम किसी भी लड़की से मुझसे बिना जो है ना अनुमति के शादी नहीं करोगे। इस बात से चंद्रगुप्त बहुत दुखी हुआ, अपना माथा पीटते हुए गया कि हमारा सम्राट बनना बेकार है। अरे ऐसा किस बात का सम्राट जो अपने जो है ना मन की लड़की से शादी ना कर सके। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। सुबह जो है जब वो जागता है तो उसे मालूम पड़ता है कि चाणक्य ने रात में एक ऑपरेशन किया और जहां पर वो चंद्रगुप्त और वो रानी साहिबा उस रात्रि को गुजारने वाली थी, उसके नीचे दुश्मन थे। चाणक्य जब उससे बात कर रहा था तो उसने चींटियों को देखा और चींटियों के मुंह पर जो है भोजन के दाने थे। चाणक्य का उस समय माथा ठनका कि भोजनशाला तो दूर है, इसके अपोजिट साइड में है, चींटियों को भोजन कहां से मिला। उसको संदेह हुआ कि जरूर जो है यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है जिसके लिए भोजन लाया गया है। जब उसने कहा बिल्कुल नहीं, उस समय वो टेस्ट कर रहा था कि इस जमीन के नीचे क्या है। जब उसने पैर पटका तो उसे ये मालूम पड़ गया कि इसके नीचे तहखाना है, खोखला है। और फिर उसने
चंद्रगुप्त को उस जगह रहने भी नहीं दिया, उसको तत्काल कहा यहां से तुम जाओ। जब सुबह चंद्रगुप्त ने देखा इतना बड़ा काम हो गया, क्योंकि सभी शत्रुओं का विनाश जो है चाणक्य अपने लेवल पे ही कर चुके थे, तो वो आके सीधा साष्टांग हो गया, बोले प्रभु आपको ये सब बातें कैसे मालूम पड़ती हैं? तो फिर उसने पूरी कहानी बता दी कि भाई ऐसे हमने चींटियां देखी और मैं समझ गया कि ये जो रानी साहिबा हैं ये दुश्मनों से मिली हुई हैं और उनके लिए उनके शत्रु यहाँ हैं, यदि तुम रात में यहाँ सोते तो आपकी हत्या तय थी। ऐसा था चाणक्य और ऐसे था मजबूर सम्राट चंद्रगुप्त। हमारे चंद्रगुप्त भी इतने ही मजबूर होंगे। सम्राट चंद्रगुप्त दो चीजों से बना हुआ था, अपने गुरु चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। हमारे चंद्रगुप्त भी दो चीजों से बने होंगे, अपराध मुक्त भारत मिशन से और इसके 21 लक्ष्यों से, जो कि महापरिवर्तन को जमीन पर उतारेंगे। ये बात अब आपको समझ में आया कि इसकी गहराई क्या है। ओके, जो व्यवस्था है जो सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ाती थी, वही व्यवस्था उन्हीं नियमों के साथ आज भी आप पर थुपी हुई है। ये अत्यंत लज्जा का विषय है कि जब आप थाने जाते हैं, थाने में बैठे लोगों की ये विधिक जिम्मेवारी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है कि वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रशासकीय पद पर बैठे हों चाहे राजनीतिक पद पर बैठे हों, उन्हें लज्जा नहीं आती है कि जो विधिक कार्रवाई है उसे करा ले। इन राजनेताओं का केवल एक ही धर्म है कि इन सबको अपना चरण सेवक बना के अपना उल्लू साधो। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने लिए इतना घटिया कानून बनाया। इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना जरूरी है कि नहीं है? बताइए सरदार जी, है? तो फिर हमारे भाग्य विधाता, कानून के निर्माता इन राजनेताओं को अनपढ़, गवार, बाहुबली, अपराधी, दुष्ट सब क्यों होना जरूरी है? और लज्जा की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, कम से कम 4 बार तो मुझे मालूम है, पीआईएल में यह निर्णय दिया कि मैं जो है पीआईएल से सहमत हूं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 को संशोधन करके उसमें यह आहेरता कर दी जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति जो है उसे टिकट नहीं मिलेगा। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा, अरे साहब वो अपराधी कहां है? जब तक उसके अपील सब ना हो जाए, तब सब में जब तक न्याय ना हो जाए, तब तक उसे आप अपराधी कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं। मैंने कहा ये विद्वत्ता आप चपरासी को भी दे दीजिए, जब तक उसे भी सब अपील एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर आप उसे नौकरी से वंचित नहीं रख पाएंगे। रखना चाहिए क्या? तो ये दोहरे मापदंड क्यों? और ये तो इतने दुष्ट हैं कि ये तो दोहरे मापदंड करने के लिए ही जाने जाते हैं। अब ये बताइए, 2004 के बाद जो लोग भी नौकरी में आए हैं, कितने लोगों को मालूम है कि उन्हें पेंशन का हक नहीं है? डू यू नो दिस? 2004 के बाद जो भी नौकरी में आया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। फिर इन दुष्ट राजनेताओं को एक दिन शपथ लेने के बाद पेंशन का हक क्यों? जितनी बार ये इलेक्ट हुए हैं उतनी बार की पेंशन ले रहे हैं। क्या ये दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा नहीं है? आप बताइए, हमारी छोटी छोटी बिटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, मैं पूछता हूं कि 80 अपराधों का व्यक्ति ऐसे बिटियों वाले विभाग में मुखिया क्यों? उसे होना चाहिए क्या? जो समय समय पर जो है ना गड़बड़ियां करता रहा है, जिसे ध्यान भी आकर्षित कराया गया, जब पहली बार बच्चियां बैठी तब उस पर सार्थक कार्रवाई नहीं की, और आज भी जो है सबसे पहले तो उसे उस पद से हटाया जाना चाहिए ना। उसमें ऐसा क्या मीना लगे हुए हैं, ऐसा क्या जवाहरात जड़े हुए हैं कि हमारे ओहदों पर बैठे हुए राजनेता उसे हटा नहीं पा रहे हैं? हमें सैल्यूट करना चाहिए अपने लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों से, और जिन्होंने जो है यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो रेल मंत्री थे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो नैतिकता कहां गायब हो गई है? जब अभी किसान आंदोलन में स्टेट होम मिनिस्टर, केंद्रीय स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 6-7 किसान उसमें मर गए थे,
बड़ा आंदोलन के बाद बड़ी मुश्किल से उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बेटे को, और आज भी बेशर्मी से उसका पिता आज भी स्टेट होम मिनिस्टर है। क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि हम मोटी खाल के लोग हैं, अरे तुम गुलाम हो, तुम्हारी हम चिंता क्यों पालें? अरे आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो चढ़ा दी, यदि बच्चियों की अस्मिता जो है ना खतरे में है तो है। मेरे ख्याल से हम हर देशवासी को जागना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये।